हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का रिवीजन, यानी कि घटक परीक्षा, यानी कि जिसे बोला जाता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, और ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। इसमें 7th क्लास के फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो आपको होने वाले हैं और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो ओके दोस्तों, तो ये होने वाला है वीडियो बहुत ही मज़ेदार और आपको बहुत होने वाला है मज़ा, क्योंकि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल की बटन प्रेस जरूर कर दीजिए। वीडियो जब अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे बाकी लोगों का भी आपको फ़ायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 7वीं के मैथ्स का परीक्षा के हिसाब से, घटक परीक्षा के हिसाब से रिवीजन, यानी कि आपको यूनिट टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो चैप्टर हुआ आपको ज्यामिति रचना है। तो रचना अगर मैं कराने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए उसको मैं रचने वाले पार्ट को नहीं करा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको उसमें से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उसमें आपको रेखाखंड का लंब संधिभाजक है, वो आ सकता है। कोण का संधिभाजक, तो कोण का संधिभाजक ना बोल के कोड बनाने के लिए भी आ सकता है 1 अंक के लिए। तो कोड बनाने आपको आना चाहिए कि जितने अंश का रहता है वह उतने अंश का कोड कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जब मैंने आपको पहला पार्ट कंप्लीट कराया था। इसके अलावा त्रिभुज बनाने की अलग अलग कंडीशन दी रहेगी और उसमें से त्रिभुज बनाने के लिए आ सकता है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का रचना करना, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, उसकी तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, यानी कि अगर आपको एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है तो दूसरी भुजा भी 6 रहेगी, तीसरी भुजा भी क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो 6 सेंटीमीटर लेकर के आपको क्या करना रहेगा, त्रिभुज की रचना करना रहेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें से आ सकते हैं। वो पार्ट आप मेरे पुराने वाले वीडियो से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ज्यामिति रचना के आगे अगर हम लोग जानते हैं तो सबसे पहला आपको टॉपिक आता है सर्वांगसम। तो वहाँ पे आपको सर्वांगसम की परिभाषा पूछ सकता है। सर्वांगसम रेखाखंड किसे कहते हैं, सर्वांगसम कोण किसे कहते हैं, सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछा जा सकता है। तो सर्वांगसम रेखाखंड किसे कहते हैं, जिन रेखाखंडों की लंबाइयाँ समान होती है उन्हें सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। तो ये खाली जगह के रूप में भी पूछा जा सकता है या परीक्षा का ये परिभाषा भी आपको पूछा जा सकता है। सर्वांगसम कोण किसे कहते हैं, तो सेम रेखाखंड की जगह सिर्फ कोण नाम चेंज कर देता है। जिन कोणों के माप समान होते हैं उन्हें सर्वांगसम कोण कहते हैं। ऐसे वृत्त के बारे में पूछा जाए तो जिन वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है उन्हें सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। तो आपको परिभाषा अगर कोई पूछी जाती है तो इस तरह से आप उसका बता सकते हैं। ओके, आगे देखिए तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। कोण का माप लिखने के लिए बोला जा सकता है। रेखाखंड का माप मतलब आपको सर्वांगसम है कि नहीं है ये आपको पता करने के लिए, तो अगर आपको माप बराबर रहेंगे रेखाखंड तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का चिन्ह आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे बराबर बनाते हैं फिर ऊपर ऐसा आपको बना देते हैं, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले इससे पहले बताया है। ओके, तो पहले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, उसको आप पुराने वीडियो से देख के कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग दूसरे पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग, उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिवीजन के तौर पे आपको जोड़ घटाना भी आ सकता है। जैसे अगर आपको प्रश्न पूछ लिया गया -5 प्लस -7, इसको अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है, समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। तो याद रखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब समान चिन्ह होता है तो हमेशा जोड़ते हैं, देखो नारा हमेशा याद रखिए, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। जोड़े चाहे घटाए, जोड़ने की क्रिया करो चाहे घटाने की क्रिया करो, बड़ी संख्या का आगे का चिन्ह लगाओ।
ये जोड़ और घटाने का नियम याद रखना है। दोनों संख्याओं के आगे अगर चिन्ह समान होंगे तो उन्हें हमेशा जोड़ा जाएगा, और दोनों संख्याओं के आगे के चिन्ह अगर अलग अलग रहेंगे तो उन्हें हमेशा घटाया जाएगा। और जोड़ो चाहे घटाने की कोई भी क्रिया करो, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ समान चिन्ह है दोनों की, इसलिए जोड़ा जाएगा, और बड़ी संख्या 7 है उसके आगे माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़ घटाना आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे अभी 8 है माइनस प्लस 3, अब इसमें पूछ लिया गया तो 8 तो ऐसे रहेगा, माइनस प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, यानी कि 8 - 3 कितना हो गया 5। तो इस तरह से आप आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आपको वहाँ पे डब्बे में सवाल दिए गए हैं, आपको इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब आता है पूर्णांक संख्याओं का गुणा। अगर तो गुणा जैसे आपको -5 का गुणा -7 में करना रहेगा, तो याद रखिए गुणा का नियम क्या होता है, पहाड़ा आपको अगर आता है तो आप पहाड़ा पढ़ के गुणा कर लीजिए। इसके बाद अगर संख्याएं माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आता है, प्लस माइनस गुणा करोगे तो देखो माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो क्या आएगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या आएगा माइनस, प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो क्या आएगा माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस होता है। यानी कि जब अलग अलग चिन्ह होगा तभी माइनस आएगा, और समान चिन्ह होगा तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये गुणा में आपको याद रखना है, गुणा और भाग दोनों टाइम आपको याद रखना है। अगर एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा, और अगर एक संख्या प्लस में है दूसरी दोनों आपको समान चिन्हों में है तो आपको हमेशा उत्तर किस में आएगा प्लस में ही आएगा। गुणा और भाग के समय ये चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर? तो जैसे अभी -5 गुणे -7 बोला है, तो अगर आप बोलेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल आएगा तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसको कर लीजिए। जैसे 9 गुणे -4, तो 9 चौक कितना होता है 36, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो गुणा करने पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो इसलिए आपको इस तरह के सवाल अगर आपको आ जाए तो परीक्षा में आपको जरूर करना चाहिए। क्लियर? चलिए अगर भाग में अगर आपको देखा जाए तो जैसे 96 में भाग दोगे -16 से, तो जाहिर सी बात है देखो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। जब दोनों का चिन्ह समान होगा तो ही उत्तर प्लस में आएगा। तो 96 में अगर 16 का पहाड़ा पड़े तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौक 56, 16 पचे 80, 16 छंग 96, यानी कि 6 बार में आता है तो उत्तर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से और भी भाग की संख्याएं हैं, तो भाग आपको वहाँ पे कई संख्या, जैसे भी आपको दे दिया जाए दूसरा वाला 98 में भाग देना है -28 से, तो 28 के पहाड़े में 98 नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई पहाड़ा ऐसा होगा जिसमें दोनों संख्याएं कटती होंगी, तो वह है पहाड़ा 14। 14 के पहाड़े में 28 भी आता है और 98 भी आता है। तो 7 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन उससे बड़ा संख्या कौन है 14। तो 14 के पहाड़े में 98 कितनी बार में जाएगा 7 बार में, और यह 28 कितनी बार में आएगा 2 बार में, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए -2 आ जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ नीचे नहीं रखते इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा -7/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो भाग देना भी बहुत ही सरल है, तो भाग के क्वेश्चन को भी स्टार्टिंग के 2-3 सवाल आप जरूर करके जाएं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग मसावी और लसावी पे। मसावी और लसावी वाले सवाल में सबसे पहले आपको जो है वह आभास संख्या है। आभास संख्या आपको 1 से 100 के बीच में पूछी जा सकती है। आभास संख्या क्या होती है 1 से 100 के बीच की जरूर पूछी जा सकती है। तो ये 1 से 100 के बीच की आभास संख्या आपको बच्चों अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो मैं आपको 1 से 10 ऐसे अलग अलग से करके दिखाता हूँ। 1 से 10 के बीच में कोई भी पूछा जा सकता है। 1 से 10 के बीच की आभास संख्या लिखो, 10 से 20 के बीच की आभास संख्या लिखो, 20 से 30 के बीच की पूछ, या 1 से 50 के बीच की पूछ सकता है। तो आपको पूरा याद होना चाहिए। 1 से 10 के बीच में कितनी आती है, 20 से 30 के बीच में कितनी आती है, सॉरी 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कितनी होती है, 20 से 30 के बीच में कितनी होती है, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50, 50 से 60, 60 से
70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच में, यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 90 से 100 के बीच में। ओके, तो देखिए सबसे पहले 1 से 10 के बीच में आभास संख्या, सबसे पहली आभास संख्या भी पूछी जा सकती है तो 2 होती है, और 2 को सम आभास संख्या भी बोलते हैं। तो अगर आपको बोला जाए सम आभास संख्या लिखो तो यानी कि सिर्फ 2 लिखना है। ओके, तो 2 पहली संख्या, सबसे पहली सम संख्या आभास संख्या होती है, सॉरी। तो 2 हो गया, फिर 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। 1 से 10 के बीच में ये आपको टोटल 4 संख्याएं होती हैं। क्लियर। 10 से 20 के बीच में 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आभास संख्या मतलब क्या होता है, जिस संख्या के 2 ही विभाजक होते हैं, एक वह 1 से भाग जाता हो और एक वह खुद अपनी संख्या से भाग जाता हो और बाकी किसी भी पहाड़े में ना आता हो, तो ऐसी संख्या को ही बोला जाता है आभास संख्या। 20 से 30 के बीच में देखिए 23 आता है, 29 आता है, इसके अलावा कोई भी आभास संख्या नहीं है। ओके, 30 से 40 के बीच में देखा जाए 31 आता है, 37 आता है, 2 इसमें भी है और बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो आपको आभास संख्या है। 40 से 50 के बीच में 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है, यानी कि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। 50 से 60 के बीच में देखा जाए तो आपको 53 आता है और 59 आता है, यानी कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। क्लियर। 60 से 70 के बीच में 61 आता है, 67 आता है, यहाँ पे भी आपको कितनी है, 2 संख्याएं हैं। 70 से 80 के बीच में अगर देखा जाए तो 71 आता है, 73 आता है, 79 आता है, तो यहाँ पे टोटल 3 संख्या हैं। और 80 से 90 के बीच में देखा जाए तो आपको 83 आता है और 89 आता है, यहाँ है 2 संख्या। और 90 से 100 के बीच में एक ही संख्या आता है, वो भी कौन सा, 97। तो कितनी टोटल हो गई, अगर आपको बोला जाए तो 1 से 100 के बीच में, तो ये पूरी संख्या याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मसावी ज्ञात करना कैसे सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, लसावी कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें 1 से 100 के बीच की सभी आभास संख्या याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है 1 से 100 के बीच की आभास संख्याएं। अब आपको कोई भी संख्या का क्या पूछ सकता है, वह अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है कि अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं देना है, इस चीज़ को याद रखना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 32 का गुणनखंड करना है तो 32 में सबसे पहले देखो इसमें से कौन सी संख्या से भाग जाएगा, तो 2 से भाग जाता है। तो 32 में, तो जैसे अगर मुझे 32 का गुणनखंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन संख्याओं में से देखूंगा और इन संख्या में सबसे पहले भाग जाता है 2 से, तो 2 से भाग दूंगा तो 16 आ जाता है। 2 से भाग देना मतलब उसका आधा करना। अब 16 में किससे भाग जाएगा, फिर से देखूंगा तो 2 से ही जाता है, तो 2 से ही, इन्हीं संख्याओं में से चुनना है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं चुनना है। तो 2 से भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 8। 8 में भी 2 से ही भाग जाएगा 4 बार में। ये संख्या कैसे आ रही है, इसको इसमें से भाग दे रहे हैं। 2 से 32 में भाग दोगे तो 16 आ जाता है, 16 में 2 से भाग दोगे तो 8 आता है, 8 में 2 से भाग दोगे तो 4। 2 से भाग देना मतलब उसका आधा करना, तो 2 से फिर से जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 32 का गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 आता है। ऐसे ही आपको मान लो 25 का गुणनखंड पूछा, तो 25 में आप देखेंगे तो पहली संख्या 2 थी, उसमें भाग नहीं जाता, 3 से भी भाग नहीं जाता, डायरेक्ट 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग दोगे। क्लियर। ऐसे 23 का पूछा तो 23 एक आभास संख्या खुद है, इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 23 से जाएगा। क्लियर। तो इसलिए आपको जो भी आभास संख्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है, तो इन्हीं संख्याओं से भाग देना है, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं देना है। इसमें से अगर कोई संख्या का पूछा तो आप जान लीजिए उसी से भाग जाएगा और इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अब हम लोग सीखेंगे मसावी ज्ञात करना। मसावी 2 संख्या का भी पूछ सकता है, 3 संख्या का भी पूछ सकता है। ओ नो, मैंने आभास संख्या मिटा दिया है, लेकिन आपके पास लिखा हुआ होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 25 और 40 का क्या करना है, मसावी ज्ञात करना है। 25 और 40 का मसावी।
तो मसावी कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 25 लिखिए, 40 लिखिए। अब आप अभाज्य संख्या में से ढूंढिए किस में से भाग जाता है। तो 2 से तो 40 में भाग जाता है लेकिन 25 में नहीं जाता, 3 से भाग जाता ही नहीं, 5 से जाएगा दोनों में। तो 5 ऐसी संख्या चुनिए जिससे वो दोनों संख्या डिवाइड हो, और ये संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये चीज को आपको याद रखना है। ऐसा जरूरी नहीं अभाज्य हो, किसी भी संख्या से भाग जाता है, अगर दोनों में भाग जा रहा है तो ही भाग देना है। क्लियर। तो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। अब इसके बाद आपको ना तो 5 में ना 8 में, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो और 8 भी आता हो, एक को छोड़ करके, क्योंकि जिसका कोई भी संख्या से भाग नहीं जाता उसमें एक का भाग जाता है। क्लियर। तो इसलिए आपको इसका मसावी क्या हो गया, 5 हो गया। जब तक दोनों में भाग जाएगा तब तक ही भाग देना है, और एक में भाग नहीं देना है, दोनों में भाग जाएगा तो ही भाग देना है। क्लियर। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, 56 × 32। तो ये 7 के पहाड़, सॉरी 7 के पहाड़े में बोल रहा हूँ, 7 के पहाड़े में 56 आता है लेकिन 32 नहीं आता है। तो पहले 2 से भाग जाएगा, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 16। दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16। अब देखो 7 और 4 एक के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आते, तो इसका मसावी क्या हो गया, 2 और 4 है तो 2 और 4 का गुणा कर दोगे, 8। इसका मसावी क्या है, 8। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या किया जाता है, मसावी ज्ञात किया जाता है। अब आपको आते हैं लसावी पे। मान लीजिए 14 और 28 का लसावी ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं 28 से इसका लसावी होगा। अगर दोनों संख्या, ये बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या होती हो, डिवाइड होती हो, तो बड़ी संख्या ही उसका क्या होता है, लसावी होता है, और छोटी संख्या उसकी क्या होती है, मसावी होती है। इस चीज़ को याद रखना है। अगर जो आपके पास 2 नंबर है, उस दोनों नंबरों में जो छोटी संख्या है वह छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, तो छोटी संख्या मसावी होती है और बड़ी संख्या क्या होती है, लसावी होती है। चलिए देख लेते हैं। 14 और 28 का अगर मुझे लसावी निकालना है तो पहले 7 के पहाड़े जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, फिर 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अगर मसावी पूछता तो 7 दूनी 14 हो गया, लेकिन लसावी में क्या होता है, इसके आगे जब तक यहाँ सब जगह 1 1 नहीं आ जाता तब तक भाग देते हैं। तो 2 से भाग जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 कम 2, अब सब हो गया। अब लसावी निकालने के लिए इन सब का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या है, 7 × 2 × 2, तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से लसावी को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अलग अलग पद्धतियां हैं, पद्धतियां आपको परीक्षा में अलग अलग से पूछी जा सकती है, लेकिन अभी आपका यूनिट टेस्ट है तो ज़्यादा हार्ड पेपर बनने की संभावना नहीं है। अब जैसे एक 18 और 32 का अगर आपको लसावी निकालना रहेगा, तो आप बताइए, इसमें देखो 18 से 32 विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका लसावी कुछ और ही होगा। तो पहले 2 से भाग जाता है, 2 9 18 और ये 16 बार गया। अब इसमें आपको 1 में 3 से भाग जाएगा, 3 3 का 9, 16 में भाग जाएगा नहीं तो 16 को वैसे लिखोगे। फिर आपको 3 से इसको फिर से भाग दो, 1 आ गया, यहाँ 16 आ गया। फिर 16 में आपको डायरेक्ट 16 से ही भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, लेकिन अब आपको 2 ही संख्या है तो यहाँ पे इसके आगे भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, बस यहाँ आपको इतनी बार भाग गया, बाकी सबका गुणा कर दीजिए। ओके। तो लसावी निकालने का तरीका यही है कि जब तक दोनों में भाग जा रहा भाग दीजिए, इसके बाद सिंगल सिंगल नंबर से क्या करिए, आपको उसका गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये आपको इसका लसावी जो है वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 16, तो 16 × 3 = 48, 48 में 6 का गुणा कर देते हैं, 288 इसका क्या हो जाएगा, लसावी हो जाएगा। क्लियर। जब तक कॉमन नंबर से मतलब दोनों में भाग जा रहा है उस संख्या को एक बार दीजिए, इसके बाद जो नंबर बचते हैं अगर उसमें भाग नहीं जा रहा है कि पहाड़े से, तो उन्हीं का गुणा करके, जैसे यहाँ पे ऐसे गुणा कर सकते हैं, 16 9 44, 144, 144 दूनी 288, डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारा लसावी ज्ञात करना। अब इसी पर आधारित आपको प्रश्न संग्रह 14 है, उसमें बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो आपको क्या कर सकते हैं, अगर लसावी मसावी निकालना सीख गए तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो बना के आपको पास दिया भी है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो सारे सवाल तो कर नहीं सकते हैं।
चलिए अब चौथे चैप्टर में आते हैं, कोड वाले में। उसमें से देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि छोटा सा पेपर है, 20 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले पूछ सकता है कोड का नाम। जैसे ये बना हुआ तो आपको इसका कोड का नाम लिखना है, तो जिस पे कोड बन रहा है उसका नाम बीच में आना चाहिए, तो इसको बोलेंगे कोड PQR। इसको क्या बोलेंगे, नाम लिखना रहेगा तो कोड PQR बोलते हैं। अब देखिए इसका अंतभाग, अंदर जो बिंदु रहेगा उसको बोलेंगे अंतभाग, जो बाहर रहेगा उसको बोलेंगे बाह्य भाग में, और जो कोड की भुजा पे रहेगा उसको बोलेंगे कोड की भुजा पर स्थित बिंदु। तो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोड के अंतभाग में कौन से बिंदु, बाह्य भाग में, और कोड की भुजा पे कौन से बिंदु हैं। तो जब भी याद रखना, अंतभाग मतलब होता है कोड के अंदर आने वाले बिंदु। तो बिंदु का नाम अगर पूछा जाएगा अंतभाग में, तो अंतभाग में यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु ABC। देख रहे हैं ना, कोड के अंदर ही आ रहे हैं। कोड के बाह्य भाग में बोला तो XYZ जो बाहर है, और कोड की भुजा पे बोला मतलब लाइन पे कौन सा बिंदु आ रहा है, तो T आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दोगे, बिंदु T। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाएगा कौन से बिंदु कोड पे हैं, कौन से बिंदु कोड के बाह्य भाग में है, कौन से अंतभाग में है, तो आपको सिर्फ आसानी से इसमें अच्छे से क्या करना, लिख देना है, और आप अच्छे से नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कोटि पूरक और संपूरक कोड। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कोटि पूरक कोड पूछेगा तो 90 में से घटा दीजिए, और संपूरक कोड पूछेगा तो 180 में से घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला है 43 अंश माप वाले कोड के संपूरक कोड का माप ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो, संपूरक कोड। तो संपूरक कोड का माप क्या होता है, 180 में से क्या करो, उसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 137 अंश। घटाना आता ही होगा आपको। और यहीं अगर कोटि पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाने का, इतना याद रखना है। कोटि पूरक पूछा तो 90 में से घटाना है, संपूरक पूछा तो 180 में से घटा देना है। क्लियर। अब इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोड के बारे में। आकृति आपको बनी हो सकती है और आपको उसके शीर्षाभिमुख कोड का नाम पूछा जा सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कोड CBE का शीर्षाभिमुख कोड का नाम, CBE बोल रहा है, तो CBE मतलब ये वाला कोड है। तो B पे कोड, जब याद रखना कभी भी कोड कहाँ बनता है, बीच वाले बिंदु पे बनता है। तो यानी कि यहाँ पे सारे कोड B पे ही बन रहे हैं, इसलिए सारे कोडों में B पे बीच में आएगा। तो अगर इसका शीर्षाभिमुख कोड बोला तो मतलब ये कोड आपको इस तरफ है, इसका मुंह, तो इसके सामने वाले कोड इसको ही क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोड। एक का मुख इधर हो, दूसरे का मुख उधर दूसरी दिशा में हो, और उसी बिंदु पे बनता हो। तो इस कोड का CBE का बनेगा कौन सा, DBA या ABD भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ याद रखना है B को बीच में लाना है, ABD। क्लियर। क्योंकि ये कोड इधर है तो ये कोड इधर है, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। जब इसके वाले को पूछेगा तब इसका। जैसे अभी आपको पूछा जाए EBA का कोड, EBA का कोड का आपको पूछा है, ये वाले कोड का, तो इसका इस तरफ बनेगा, देख रहे हो ना, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर आएगा, तो CBD इसका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोड हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोड आपको लिखना। और शीर्षाभिमुख कोडों के माप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर सर्वांगसम कोड का मतलब समझते हैं, जिस कोड का माप समान हो। अगर एक कोड का माप 55 है तो दूसरे उसके सर्वांगसम कोड का भी माप कितना होगा, 55 होगा। तो वैसे ही अगर ये कोड का माप CBE का मान अगर 70 है तो इसका मान भी कितना होगा, 70 अंश ही होगा। तो ये होता है सर्वांगसम कोड का मतलब। क्लियर। इसी प्रकार से दूरस्थ अंतः कोड का प्रमेय भी है। दूरस्थ अंतः कोड प्रमेय में क्या बोला गया है, अगर एक मान लीजिए कोड PQR है और PRS उसका बहिष्ठ कोड है, बाहर बनने वाले कोड को क्या बोलते हैं, बहिष्ठ कोड। अगर इसका माप 70 अंश है और इसका माप 50 अंश है तो बोलेगा ये कोड का माप। तो यानी कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के निकाल देना है। तो कोड PRS बराबर क्या होगा, कोड P प्लस कोड Q, यानी कि 70 प्लस 50 जोड़ा कितना आ गया, 120 अंश।
तो इस तरह से 22 कोण का माप क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ओके, तो इस तरह के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही, इसमें आपको नाम चेंज हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है, और थोड़े बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी यूनिट टेस्ट है तो बड़े प्रश्न की संभावना कम है, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को क्या करें, प्रैक्टिस करिए और आप अपने पेपर्स को अच्छे से लिखिए। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।